एक छोटे से कस्बे में पली बढ़ी राधिका खाना बनाने में माहिर थी। उसके हाथ की बनी कद्दू की सब्जी और गर्मा गर्म पूरी मोहल्ले भर में मशहूर थी। उसके गांव में जब भी कोई प्रोग्राम या भंडारा होता तो उसे ही बनाने के लिए बुलाया जाता। एक रोज उस गांव में अर्जुन नाम का लड़का आया, जो कि गांव के लाला की किराने की दुकान पर काम करने लगा। अर्जुन साउथ इंडियन था, जिसका रंग भले ही सांवला था, लेकिन उसका ऊंचे कद काठी के कारण वो काफी अच्छा दिखता था। एक रोज जब अर्जुन दुकान पर अकेला था तो राधिका उस दुकान पर कुछ सामान लेने आई। ये लो लिस्ट और मुझे ये सामान पैक करके दे दो। जी अभी देता हूँ। अर्जुन राधिका को उसका सामान दे देता है। ऊंचे कद काठी वाले अर्जुन को देख राधिका उसे पसंद करने लगी, लेकिन अर्जुन को तो बस अपने काम से ही मतलब था। उसने राधिका पर ज्यादा गौर नहीं किया। राधिका सामान लेकर लौट आई। रास्ते में उसे उसकी सहेली अनुराधा मिली। बड़ा ही नकचढ़ा लड़का है, समझता क्या है खुद को? क्यों अकेले में बड़बड़ाई जा रही है? आखिर हुआ क्या है? अरे यार, वो लाला की दुकान पर जो नया लड़का आया है ना, बिल्कुल भी आंख उठाकर नहीं देखता। ऐसा शरीफ लड़का आजकल कहाँ मिलेगा? मैं उसे घूरे जा रही हूँ, लेकिन मजाल है उसने मेरी तरफ एक बार भी देखा हो। अच्छा वो अर्जुन, तुझे पता है जब से वो लाला की दुकान पर आया ना, उसकी बिक्री काफी बढ़ गई है, क्योंकि गांव की आधे से ज्यादा लड़कियां तो बस उसे देखने के लिए जानबूझकर दुकान पर जाती हैं। तो सबको जाकर बोल दे, अर्जुन ना सिर्फ मेरा है और उसकी दुल्हनिया तो ये राधिका ही बनेगी। अर्जुन उस गांव में एक झोपड़ी बनाकर रहता था। वो अकेला रहता था, इसलिए जैसे मर्जी कच्चा पक्का बनाकर खाता था। एक रोज राधिका खिड़की से सब देख रही थी कि कैसे अर्जुन अपने हाथ जलाकर रोटी बना रहा था। राधिका जल्दी से अंदर जाती है। ध्यान से काम नहीं कर सकते? खाना तक बनाना नहीं आता? ऐसा कच्चा पक्का खाकर सो जाते हो? अब हटो पीछे, मुझे काम करने दो। अर्जुन उसकी तरफ देखे जा रहा था और राधिका जल्दी से उसके लिए पूरी बनाती है। वो आज उसके लिए अपने हाथों से बनी हुई कद्दू की सब्जी लाई थी, जो उसने खट्टी मीठी बनाई हुई थी। अयो अम्मा, तुम तो बहुत अच्छी सब्जी बनाता है, मजा आ गया। ले, मैं इसकी बीवी बनने के सपने देख रही हूँ और ये मुझे अम्मा बनाने पर तुला हुआ है। क्या शादी? तुम हमसे शादी करेगी? लेकिन तुम तो इतना सुंदर है, गोरी है, तुम हमसे शादी बनाएगा? हाँ तो राधा भी तो गोरी थी और भगवान श्याम सांवले, तब भी तो उनमें प्यार। ये कहकर राधिका वहाँ से मुस्कुराकर चली गई। अब दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा और दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। अब दूर दूर तक उनके चर्चे होने लगे और इस बात की भनक राधिका के घर वालों को भी लग गई। इश्क फरमाने के लिए तुझे वही दक्षिण भारतीय मिला था, जानती है ना, उनका खाना पीना भाषा सब अलग होती है। लेकिन माँ होते तो इंसान ही है ना। एक मारूंगा थप्पड़ तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं आज ही जाकर दूसरे गांव में रहने वाले अपने दोस्त मनोहर से बात करके आता हूँ। 3 दिन के अंदर ही उसके बेटे की शादी से करवाता हूँ। ये सुनकर राधिका घबरा गई और उसने एक चिट्ठी लिखकर अपनी सहेली के हाथों अर्जुन तक पहुँचा दी। अर्जुन, मुझे यहाँ से ले चलो, ये मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। अर्जुन अगली रात ही राधिका को भगा कर ले गया। दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। अब सारा गाँव अर्जुन का दुश्मन बन गया, जिस कारण अर्जुन को राधिका को लेकर अपने शहर दक्षिण भारत यानी चेन्नई जाना पड़ा। यहीं से उनकी नई कहानी शुरू हुई। राधिका पहली बार अर्जुन के साथ ट्रेन से चेन्नई पहुंची, लेकिन उसके मन में एक ही ख्याल था, भले ही यहाँ के लोग पहनावा बोली सब अलग हो, लेकिन आखिरकार हैं तो हम सब हिंदुस्तानी ही। राधिका अर्जुन के साथ उसके घर गई, जो कि नारियल के पेड़ों के बीच एक कच्ची झोपड़ी के रूप में बसा हुआ था। 1 मिनट यहीं रुको राधिका। अर्जुन अंदर गया और आरती की थाली ले आया और आरती की थाली लाकर उसकी आरती उतारने लगा। अरे अरे अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? इस घर की बहू की आरती उतार रहा हूँ। आज अगर मेरी माँ होती तो वो ये काम करती। अर्जुन, नए बेटे बहू का स्वागत तो एक साथ किया जाता है ना, तो आओ हम खुद ही अपनी आरती उतारेंगे और तुम देखना, माँ बाबा जहाँ भी होंगे हमें देखकर आशीर्वाद जरूर दे रहे होंगे। उस पुरानी सी झोपड़ी में सिवाय एक खाट के ज्यादा कुछ नहीं था। मिट्टी का चूल्हा और 2-4 बर्तन। जब मैं 15 साल का था तो एक सड़क हादसे में मेरे माता पिता मारे गए। तब से मैं अकेले ही अपना पेट पालने लगा। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? यही कोई 5000। पहले जाकर थोड़ा सा राशन पानी ले आओ, मैं तब तक थोड़ी साफ सफाई कर लूं। अर्जुन राशन पानी लेने चला गया और राधिका साफ सफाई करने में जुट गई। घंटे भर बाद जब अर्जुन घर लौटा तो घर की हालत देखकर हैरान रह गया। अयो अम्मा, लगता है गलत घर में आ गया, माफ करना। अरे अर्जुन, कहाँ जा रहे हो? अरे ये तो मेरी राधिका की आवाज है। राधिका, ये अपना घर है क्या? वाह, तुमने तो इसकी शक्ल ही बदल दी। जी हाँ, क्योंकि घर भी तो साफ सफाई मांगते हैं ना। तभी बाहर बादल गरजने लगे। अरे वाह, लगता है बारिश आने वाली है। क्या बारिश? तो अर्जुन आंगन से कुछ लकड़ियाँ लाकर चूल्हे के पास रख दो, नहीं तो कहीं बारिश में भीग गई तो खाना बनाने में मुश्किल होगी। अब अर्जुन ने कुछ लकड़ियाँ उठाई और अंदर लाकर रख दी। राधिका ने जल्दी से गर्मा गर्म दाल चावल बनाए, जिसके बाद दोनों ने साथ बैठकर खाया। ऐसे ही उन्हें 10 दिन बीत गए। इन 10 दिनों में अर्जुन ने कई जगह काम की तलाश की, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। अगर कहीं नौकरी नहीं है अर्जुन, तो तुम खुद का काम क्यों नहीं खोल लेते? आजकल तो लोग तरह तरह के खाने के ठेले खोल लेते हैं।
ओ मैडम, आप जानती है ना मैं खाना बनाने में एक नंबर का नाड़ी हूँ। मुझे खाना बनाना नहीं आता, बड़ी मुश्किल से तो कच्चा पक्का खाकर अपना पेट पालता हूँ। तुम्हें नहीं आता लेकिन मुझे तो आता है। क्या तुम्हें डोसा सांभर बनाने आता है? तुमने बताया नहीं। तुम ये साउथ इंडियन खाना बनाना जानती है? अरे मैं कद्दू की सब्जी और पूड़ी बेचने की बात कर रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है वो यहाँ किसी को पसंद आएंगे? क्यों नहीं आएंगे, तुम्हें भी आए थे ना। अगर मेरी कद्दू की सब्जी और पूरी गांव में सबको भा सकती है तो यहाँ भी लोग जरूर पसंद करेंगे। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो और मेरा साथ दो। अर्जुन के पास थोड़े से पैसे रखे थे। उसने राधिका के कहने पर एक ठेला खुलवा दिया। उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे ठेले पर खाना बेचना शुरू किया। पहले दिन उसने कद्दू की सब्जी और पूरी बनाई। आइए आइए, गर्मा गर्म पूरी और कद्दू की सब्जी। इडली डोसा सापिट रोला खाते हैं, ये कद्दू पूरी अच्छा है क्या? अरे भैया, एक बार खाकर देख लीजिए, फिर रोज याद करेंगे। अयो रामा, एक बार खाकर तो देखो, तुम बार बार आएगा। फिर ग्राहक ने पूरी और सब्जी चखी। वाह, रोम्बा लल्ला जुर्कू। हैं? क्या मतलब? अयो, इसका मतलब है बहुत अच्छा है। ये सुनकर पास खड़े दूसरे लोग भी जिज्ञासा से आने लगे। एन्ना, कद्दू की सब्जी में इतना स्वाद कैसे आया? भाभी जी, ये है उत्तर भारत का मसाला, ऊपर से थोड़ी सी मिठास और खट्टापन। इसमें वही इमली का खट्टा मिला है जो आपके सांभर में होता है, बस डिशेस थोड़ी अलग है, बाकी सब चीज तो एक जैसा ही है। भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। तभी एक बच्चा पूरी देखकर, अम्मा ये तो गोल गोल पूरी है, हमारी पौरी जैसी लगती है। हाँ बेटा, लेकिन इसमें जादू है। इसे कद्दू के साथ खाओ और बताओ कैसी लगी। उस बच्चे ने जैसे ही उसे खाया, वो खाते ही तालियां बजाने लगा। वाह सुपर, अम्मा मजा आ गया। शुक्रिया बच्चे। ये देखकर पास में लगे डोसा इडली के ठेले वालों ने थोड़ी नाराजगी जताई, क्योंकि अब लोग उनके साउथ इंडियन के साथ उस कद्दू की सब्जी और पूरी भी पसंद करने लगे थे। मैडम, यहाँ सबको डोसा इडली चाहिए, ये पूरी कौन खाएगा? भैया, डोसा आपकी शान है, पूरी मेरी जान है, दोनों का मजा लोग उठाएंगे। सही कहा, अब तो हमें दोनों चाहिए, सुबह डोसा शाम को पूरी। अब धीरे धीरे उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे राधिका की दोस्ती स्थानीय लोगों से होने लगी। तुम्हारी मेहनत देखकर अच्छा लगता है, कल से तुम हमारे घर भी खाना देकर जाना। हमारे यहाँ कल किट्टी पार्टी है, जहाँ मेरी और भी दोस्त आएंगी तो उन सबको ये अच्छा लगेगा। अब उसकी अच्छी कमाई होने लगी, लेकिन उसका आत्मविश्वास देखकर सब मदद भी करते। धीरे धीरे उसने वहाँ की भाषा के कुछ शब्द सीख लिए, जैसे वनक्कम यानी नमस्ते और नंद्री यानी धन्यवाद। कुछ महीनों में ही राधिका का ठेला मशहूर हो गया। लोग उसे कद्दू पूरी वाली कहने लगे। हेलो मम्मी, आपने आज खाने में क्या बनाया है? बेटा वैशाली, मैंने तो आज खाना बनाया नहीं है। वो तुम्हारे पापा के फ्रेंड हैं, आज उनकी शादी की सालगिरह है तो वो होटल में पार्टी दे रहे हैं। हमने वहीं जाना है तो इसलिए आज कुछ बनाया नहीं। हाँ, एक बार तुम्हारी भाभी से पूछ लेती हूँ, अगर वो रात को डिनर पर बाहर नहीं जा रही तो रुको मैं पूछती हूँ। नीलू, तुम डिनर के लिए बाहर जा रही हो या फिर घर पर बना रही हो कुछ खाने का? मम्मी, मैं तो आज घर पर ही खाना बना रही हूँ। अरुण का मन था चाप खाने का तो आज घर पर ही ग्रेवी चाप बना रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? आप लोग तो पार्टी में जा रहे हो ना? हाँ, वो वैशाली पूछ रही थी कि मैं आज क्या बना रही हूँ। हेलो वैशाली, तुम्हारी भाभी सोया चाप बना रही है। चाप का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मम्मी, भाभी को बोलो ना प्लीज, भैया के हाथ मुझे थोड़ी सी चाप भेज देंगी। यहाँ पर तो घिया बना है और आपको तो पता है मुझे ये तोरी घिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, अरुण ऑफिस से आएगा तो मैं बहू को बोल दूंगी, तुम्हारे लिए टिफिन में पैक करके भेज देगी। बस वैशाली को तो बहाना चाहिए हमारे घर से सब्जी लेने का। पता नहीं शादी के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। खुद के ससुराल में अगर तोरी घिया बनता है तो यहाँ पर फोन करके दिमाग खराब करती है। वैशाली की शादी के बाद उसे पता नहीं था कि उसके ससुराल में हफ्ते में 4 दिन तोरी घिया ही बनता है। वैशाली के सास ससुर को तोरी घिया की सब्जी बहुत पसंद है। दिन में तोरी बनती है तो रात को घिया की सब्जी बन जाती है, पर वैशाली तो घिया तोरी की सब्जी देखकर ही मुंह बनाने लगती है। उसे तोरी घिया खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये बात अब धीरे धीरे उसके ससुराल वालों को भी समझ में आने लगी है। नमस्ते आंटी जी, ये मम्मी ने वैशाली के लिए ग्रेवी वाली चाप भेजी है। अच्छा अच्छा बेटा, आओ वैशाली बहू, तुम्हारे भैया आए हैं। अरुण भैया कैसे हो? मम्मी ने चाप भेज दी ना, मुझे पता था आप ऑफिस से आकर देने आ जाओगे, इसीलिए मैंने मम्मी को बोल दिया था। भाभी को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना और बोलना खाने में जो भी बढ़िया चीज बनाए वो मुझे जरूर भेज दिया करे। अरुण के जाने के बाद वैशाली उसी समय कटोरी भरकर सब्जी और रोटी कमरे में ले जाने लगी। वैशाली बहू, घर में सब्जी बनी तो हुई थी, तुमने आज फिर अपने मम्मी के घर से सब्जी मंगवा ली।
मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम सब्जी अपने मम्मी के घर की ना खाओ, वैसे ही अच्छा नहीं लगता। वो सोचेंगी कि तुम्हारे ससुराल में कोई सब्जी नहीं बनती। तुम्हारी भाभी भैया भी क्या सोचेंगे? मम्मी जी, उन्हें पता है मेरे ससुराल में हर समय तोरी घिया की सब्जी बनती है, इस वजह से वो कुछ नहीं कहते। अब मैं अकेले के लिए यहाँ पर तो कोई सब्जी बनाऊंगी नहीं, और वैसे भी मुझे ज्यादा सब्जियां बनानी नहीं आती हैं। आपसे कहूँ कि कुछ अलग बना लो तो आप कहती हो कि आप लोग तोरी घिया के अलावा कुछ खाते ही नहीं हो। अब मम्मी के घर तो तरह तरह की चीजें बनती रहती हैं, तो उनसे मैं मंगवा भी लेती हूँ, तो उसमें हर्जी क्या है? वो मेरा अपना मायका है, मेरा अपना घर है। अच्छा, मेरी ग्रेवी चाप ठंडी हो रही है, मैं खाना खा रही हूँ। कोई बात नहीं सुमित्रा, बहू को जो ठीक लगता है करने दो, और अगर वो कुछ अलग बनाना चाहती है तो उसे मना भी मत करो। हम अपने लिए तोरी घिया, टिंडे, पेठा वगैरह बना लेंगे और बहू को जो मन है वो बनाकर खा लेगी। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे मम्मी, मैं भी अब ये तोरी घिया खा खाकर बोर हो गया हूँ। वैशाली, तुम अब कुछ डिफरेंट बनाया करो खाने का। मुझे सब्जियां बनानी नहीं आती हैं, मम्मी को बोलो अपने तोरी घिया के साथ साथ दूसरी सब्जियां भी बना दिया करें। वैशाली की सास ने बोल तो दिया कि वो तोरी घिया के साथ साथ दूसरी सब्जियां भी बना दिया करेंगी, पर अचानक वैशाली की सास की तबीयत खराब हो गई। इस वजह से वो बड़ी मुश्किल से बस तोरी घिया ही बना पा रही थी, और वैशाली ने कोशिश ही नहीं की कि वो अपने लिए कुछ और बना ले। उसे तो बस फोन घुमाना होता था और मम्मी के घर से सब्जी मंगवानी होती थी। अगले दिन वैशाली की सास की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिस वजह से वो खाना बना ही नहीं पा रही थी। वैशाली, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट के लिए बोला है। तुम थोड़ा बहुत कोशिश करके मम्मी पापा दोनों के लिए दोपहर में तोरी की सब्जी बना देना। ये तोरी वगैरह ना मुझसे नहीं बनती, मैं मम्मी को फोन कर रही हूँ, वो बनाकर भेज देंगी। वैशाली बहू, तुम्हारी सासू माँ तुम्हें कमरे में बुला रही है। ठीक है पापा, मैं जाती हूँ। वैशाली कमरे में जाती है। उसकी सास की तबीयत सच में ठीक नहीं थी। वैशाली बहू, एक काम करो, तुम सब्जियां रहने दो। तुम्हारे ससुर जी और मैं दूध में ब्रेड डालकर खा लेंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम खाना नहीं बना पाती, इसलिए मेरी वजह से बिल्कुल परेशान मत हो, हम एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, तुम अपने लिए और विनोद के लिए देख लो क्या बनाना है, या फिर बाजार से कुछ मंगवा लो। उसकी आप टेंशन मत लो, मैं मम्मी को भी फोन मिला देती हूँ, वो कुछ दिन तक खाना भिजवा देंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। वैशाली अपनी सास के कमरे से बाहर आकर अपनी मम्मी के मोबाइल पर फोन मिलाती है, पर इस बार उसकी मम्मी का मोबाइल फोन उसकी भाभी नीलू उठाती है। भाभी, मम्मी कहाँ है? आपने फोन उठाया? वैसे अच्छा हुआ आपने फोन उठाया। वो आप तो जानते ही हो मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है और रसोई का सारा काम वही करती हैं। उनके तोरी घिया की तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो बोल रही हैं कि उनको दूध ब्रेड दे दूं तो वो खा लेंगी और पापा भी। पर मेरे और विनोद के लिए अगर आप खाना भिजवा दो। विनोद आपके हाथ की सब्जी की बहुत तारीफ करते हैं, उन्हें तो अब आदत सी हो गई है आपके हाथ की सब्जी की। देखो वैशाली, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें अपना परिवार खुद संभालना चाहिए। अब तुम्हारे ससुराल में तोरी घिया वगैरह वगैरह जो कुछ भी बनता है उसमें हम क्या करें? तुम हमें क्यों परेशान करती हो? हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हारे लिए सब्जी बनाकर फिर तुम्हें देकर भी आए। हमारी भी अपनी फैमिली है। तुम्हारे भैया इस बात के लिए बोलते नहीं है, पर कहीं ना कहीं उन्हें भी तो तकलीफ होती है। हर समय उन्हें भेजती रहती हूँ तुम्हारे घर सब्जी देने के लिए। थोड़ी तो समझदार बनो वैशाली, अब तुम शादीशुदा हो, इस तरह से बच्चों से हरकत मत किया करो। हम भी तो तोरी घिया खाते हैं, हम तो नखरे नहीं करते। मैं बार बार सब्जी नहीं भेज सकती, 4 लोग हैं हम परिवार के, हमें ही सब्जी थोड़ी पड़ जाती है। नीलू लगातार वैशाली को ताने सुना रही थी और वैशाली की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वैशाली थोड़ी देर के लिए बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। तभी उसकी सास फिर से आवाज लगाती है। फोन कट जाता है। उसके थोड़ी देर बाद ही वैशाली की मम्मी के फोन बजने शुरू हो जाते हैं, पर वैशाली फोन नहीं उठाती। वैशाली अपनी सास की बात को नहीं सुन रही थी। वो चुपचाप रसोई में गई। उसने घिया उठाया और उसे काटने लगी। उसने अपना मोबाइल फोन खोला और घिया से बनने वाली तरह तरह की रेसिपी की वीडियो देखने लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि घिया से हम खाली सब्जी के अलावा और भी बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे घिया के कोफ्ते, घिया का हलवा, घिया का भरता। कुछ देर बाद वैशाली ने पहली बार हिम्मत करके अपने और विनोद के लिए घिया के पकौड़े बनाए और अपने सास ससुर के लिए घिया की ग्रेवी वाली सब्जी बनाई। जोश जोश में वीडियोस देखकर वैशाली ने उस दिन पहली बार बहुत ही टेस्टी घिया की ही 2-3 चीजें बना ली। ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया वैशाली? तुमने तो अनुभवी कुक की तरह इतना बढ़िया खाना बना लिया, वो भी घिया का। ऐसा क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ है, पर खाना भी बहुत टेस्टी बना है। बात कुछ मिक्स नहीं हो रही। विनोद, तुम्हें आम खाने से मतलब है या फिर गुठलियां गिरने से? तुम्हें यही था ना कि मैं खाना बनाऊं। अब तुम टेंशन मत लो,
आज के बाद इस घर में तोरी घिया बनेगा, पर अलग अलग तरह से। अब मैं खुद खाना बनाऊंगी, किसी से कुछ मांगूंगी नहीं। कोई समझे या ना समझे, वैशाली की सास उसकी इस बात को समझ गई थी कि वैशाली की भाभी ने उसे जरूर कुछ ऐसा कहा है जिससे उसके मन को बहुत ठेस पहुंची है। वैशाली की मम्मी मिलने आती हैं। उन्हें बुरा लगा था कि नीलू ने उनकी बेटी से इतना कुछ कह दिया। वैशाली, तू क्यों अपनी भाभी की बात का बुरा मान रही है? मम्मी, मैंने उनकी बात का बुरा नहीं माना। कहीं ना कहीं उनकी बातों ने मुझे सही राह दिखा दी और मैं बहुत खुश हूँ। देखो ना, मैंने आज घिया का हलवा बनाया है, खाकर बताओ कैसा बना है। बहन जी, वैशाली बहुत समझदार है। मुझे गर्व है कि ये मेरे घर की बहू है। बिल्कुल सही, मुझे भी गर्व है कि वैशाली मेरी बेटी है। घिया का हलवा बहुत टेस्टी बना है। अपनी सास और अपनी मम्मी की बातें सुनकर वैशाली के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। आठ साल की सुकन्या सुबह उठते ही आंखें मलते हुए अपनी माँ के पास गई। उसकी माँ माया सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। मम्मी, मुझे मैगी खानी है। हाँ हाँ, अभी बना देती हूँ। वैसे भी मैंने कुछ और बनाया नहीं, तेरे पापा गए हुए हैं अभी ऑफिस की ट्रिप के लिए बाहर, तो घर में मैं और तू ही तो है। ऐसा करती हूँ, दोनों के लिए वही बना देती हूँ, आसान है, जल्दी भी बन जाएगी। माया आलस के कारण जल्दी से मैगी बना देती है और खुद भी खाती है, साथ ही अपनी बेटी को भी खिलाती है। ज्यादातर उसका पति ट्रिप पर ही रहता, जिस कारण वो दोनों माँ बेटी ही घर में रहती और वो जल्दी में दोनों के लिए मैगी बना देती। ऐसे ही समय बीता और अब सुकन्या 22 साल की हो गई। मम्मी, मम्मी यार कहाँ हो? ओह गॉड, लगता है माँ पूजा में बैठ गई। मुझे तो कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। एक काम करती हूँ, जल्दी से अपने लिए मैगी बना लेती हूँ। मेरी ऑल टाइम फेवरेट। सुकन्या रसोई में जाकर मैगी बनाने लगती है, लेकिन मैगी बनाते वक्त वो कुछ सब्जियां भी उसमें ऐड करने लगती है और सब्जी काटते हुए उसकी उंगली कट जाती है। आउच, मम्मी, मम्मी। उसकी आवाज सुनकर जल्दी से पूजा खत्म कर उसकी माँ माया बाहर आती है। अरे ये क्या, काट ली ना उंगली, ध्यान से काम नहीं कर सकती, रुक मैं अभी पट्टी लगा लेती हूँ। सुकन्या की माँ उसकी उंगली में पट्टी लगाती है, जिसके बाद वो उसे मैगी बना कर देती है। सुकन्या अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए वो उससे ज्यादा रसोई का काम नहीं लेते थे, इसलिए सुकन्या को भी मैगी के अलावा कुछ और बनाना आता ही नहीं था। तू भी ना यार अंकित, पता नहीं कब तक यूं ही मेरे साथ तफरी मारता फिरेगा। ओ मैडम, तेरे लिए सीरियस हूँ मैं, समझा? ऐसा मत बोल। तो फिर क्यों नहीं आता मेरे घर मेरा हाथ मांगने? मैडम ऐसा है ना, पहले पढ़ाई पूरी कर लो और मेरी नौकरी लगने दो, तभी तो आ पाऊंगा ना। ऐसे ही समय बीतता है और अंकित की अच्छी नौकरी लग जाती है। वो मैगी बनाने वाली कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर लग जाता है। फिर वो अपने घर पर अंकिता के बारे में बात करता है और दोनों के परिवार वाले आपस में मिलते हैं। देखिए बहन जी, ये मेरी इकलौती बेटी है, बड़े ही प्यार से पाला है मैंने इसे, तो इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, हम बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। कुछ महीने बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। एक दिन, बहू जल्दी से मेरे लिए चाय बना दे, रोज तो अपने हाथों की पीती थी, आज से बहू के हाथों की पी लेती हूँ। जी माँ जी, मैं बस अभी बना कर लाई। सुकन्या जल्दी से रसोई में जाती है और चाय बना कर ले आती है। पीकर बताइए ना माँ जी कैसी बनी है। अरे रुक तो जा, गरम गरम पी लूं क्या? बहू है तू मेरी, ऑर्डर ना कर। सच ही कहते हैं लोग, ये सास तो सास ही होती है। आय हाय बहू, ये चाय बनाई है या काढ़ा? इतनी पत्ती कौन डालता है इसमें? इसे पीकर तो सर दर्द और बढ़ गया मेरा। तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना भी नहीं सिखाया क्या? वो माँ जी, मैंने पहली बार बनाई है ना, इसलिए। कोई बात नहीं, मैं सीख जाऊंगी। उफ, पता नहीं क्या होगा आजकल की लड़कियों का, बताओ चाय तक बनानी नहीं आती। ओ मैडम, तू उसे क्या बोल रही है, तुझे खुद कौन सी आती है? ये सुनकर सुकन्या मुस्कुराने लगती है और ननद पैर पटक कर अंदर कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सुकन्या सबके लिए नाश्ता बना कर ले आती है। वो सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं तो सामने मैगी देख हैरान रह जाते हैं। बहू ये क्या है? सॉरी माँ जी, वो मुझे खाना। वही तो पूछ रही हूँ, तुझे कैसे पता चला कि हम सबको खाने में मैगी पसंद है? जानती है कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हम मैगी ना खाएं, लेकिन मुझे सब्जियों वाली मैगी पसंद है और मुझे स्पाइसी वाली। और सुकन्या मुझे अनियन वाली। तुम जानती हो ना, मैंने तो मैगी की कंपनी इसीलिए ज्वाइन की है क्योंकि इसकी वजह से मुझे अच्छी खासी मैगी घर लाने को मिल जाती है। मैं तो रोज वहाँ से 50 पैकेट मैगी अपनी गाड़ी में छुपा कर ले आता हूँ। हाँ अंकित, मैगी से इतना प्यार कि उसके लिए चोरी भी।
वेरी बैड। खैर, मुझे लगा था मैं ही मैगी की दीवानी हूँ, लेकिन तुम सब भी मैगी के कोई कम दीवाने नहीं हो। अगर मैगी वालों का बस चले ना तो हम सबको अपनी मैगी का फैमिली एम्बेसडर बना ले। सुकन्या खुश हो जाती है। अब वो सुबह शाम सबके लिए मैगी बनाती है। आज मैंने सबके लिए मसाला और जीरा मैगी बनाई है और भाभी कल पनीर मैगी। हाँ, अब तुम सब फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब तुम सब सुबह शाम बस मैगी खाओ। अब सभी घर वाले सुबह शाम बस मैगी ही खाते। यहाँ तक कि अगर कोई मेहमान भी आता तो उसे भी वही बनाकर खिलाते, जिस कारण मेहमान भी उनके घर आने से डरते। अरे ये क्या अंकित की माँ, ये बहू क्या पका कर ले आई, मैगी? हाँ, आपको पता है इसे भी हमारी तरह इसका बड़ा ही शौक है। सत्यानाश, सोचा था बहू आ गई है अब तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन नहीं, ये मुई भी बस ये केचुआ खाना ही जानती है। नहीं रहना मुझे यहाँ, मैं आज ही वापस जा रही हूँ, नहीं तो तुम लोग तो मुझे ये मैदा खिला खिला कर ही मार डालोगे। बुआ बिना देर किए वहाँ से चली जाती है, लेकिन इन सब से उन सबको कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर अभी भी वो सब मैगी खाना जारी रखते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन पता चलता है कि सुकन्या गर्भवती है। सच में मैं यानी कि पापा बनने वाला है। वाओ, थैंक यू सो मच जो तुमने मुझे इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई। यू आर द बेस्ट। और मैं दादी। बहू अब तू खुद का ध्यान रखना, घर के काम के लिए हम काम वाली लगवा लेंगे और खाने की तो कोई टेंशन ही नहीं है। मैगी तो खानी है सुबह शाम, वो तो हम में से कोई भी बना लेगा। नन्हे मेहमान के आने से घर में सब खुश थे। ऐसे 2 महीने बीत गए। घर में सभी सुकन्या का खूब ख्याल रखते, लेकिन उनमें एक ही बुरी आदत थी कि वो अभी भी मैगी खाना नहीं छोड़ते। और फिर एक रोज, माँ जी जल्दी आइए, शालू शालू। माँ, ये तो भाभी की आवाज है, चलो जल्दी। वो दोनों उसके कमरे में जाते हैं जहाँ वो पेट पकड़कर बैठी हुई थी। क्या हुआ बहू? माँ जी पेट में दर्द हो रहा है और ब्लीडिंग भी। क्या? हे भगवान, शालू तू जल्दी से कैब बुक कर, इसे अस्पताल ले जाना होगा और अपने भाई को भी फोन कर दे। शालू जल्दी से गाड़ी बुक करती है, साथ ही अंकित को भी अस्पताल पहुँचने को कहती है। कुछ देर बाद वो अस्पताल पहुँचते हैं। चेकअप के बाद, आई एम सॉरी, लेकिन ज्यादा मैगी खाने की वजह से बच्चे के अंदर भी वही गया जिस कारण उसकी मौत हो गई। सुकन्या की बॉडी में भी मैदा खाकर वो इम्यूनिटी नहीं है कि बच्चा सरवाइव कर पाता। इसे तो इस वक्त फ्रूट्स और हरी हरी सब्जियां खानी चाहिए थी। आप जानते हैं ज्यादा मैगी या मैदा खाने की वजह से हमारी बॉडी को कितना नुकसान होता है, और ये मैदा हमारी आंतों में चिपक जाता है। इसीलिए महीने में 1-2 बार खाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन रोज खाना यह आप सबकी सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकता है। क्या मेरा बच्चा? नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। खुद को संभाल बेटा। सुकन्या को जब ये बात पता चली वो तो जैसे खामोशी हो गई। मैगी खाने की सजा उसे ऐसी मिलेगी उसने कभी नहीं सोचा था। उस दिन के बाद पूरे परिवार ने मैगी खाना छोड़ दिया। अब वो सब हरी सब्जियां और रोटी ही खाते। अंकुर ने भी मैगी लाना बंद कर दिया। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और अब सुकन्या फिर से प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इस बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने खुद का अच्छे से ध्यान रखा। साथ ही ससुराल वालों ने भी उसका खूब ध्यान रखा और हेल्दी चीजें खाने का नतीजा ये हुआ कि उसने एक साथ 2 जुड़वा बेटा बेटी को जन्म दिया। अब उनका परिवार पूरा हुआ और अब वो सब साथ में खुशी खुशी रहने लगे।